बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर भी हमने डिस्कस किया था टेक्सोनोमिक एविडेंस पर, और टेक्सोनोमिक एविडेंस में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हमने देखा था कि जो एविडेंस हमें इनॉटमी से मिलते हैं, या कुछ एविडेंस हमें जो पोलन ग्रेन से मिलते हैं और उनकी बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन कुछ एविडेंस रहते थे जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी। आप जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर यहाँ पर जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस, स्पोरोजेनेसिस, गमीटोजेनेसिस और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन स्टेजेस के ऊपर जो हमें एविडेंस मिलते हैं उन एविडेंस की बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिक एविडेंस जो हमें मिलते हैं वो जनाब एंथर लिक्यूली नंबर, उनकी अरेंजमेंट, एंथर की वॉल की फॉर्मेशन, एंडोथीशियम टाइप। अब कुछ यहाँ पर मैंने कहा टर्म्स ऐसे ही हैं जो वैसे तो आपने सारी पढ़ी हुई हैं, अब सारी सुनी हुई हैं, नहीं आती तो एक दफ़ा आप खुद भी सर्च करें। अब एंडोथीशियम क्या होती है कि एंडोथीशियम एंजियोस्पर्म के अंदर, ये हम चूँकि एंथर की बात कर रहे हैं तो एपिडर्मस के एंथर के अंदर एपिडर्मस के नीचे वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीशियम होती है, और इसका बेसिकली काम होता है ये ऐसा मटेरियल रिलीज़ करती है जो पोलन ग्रेन की मैचुरेशन में यूज़ होता है। इसके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल नंबर मौजूद होते हैं। आर्चिस्पोरियल जो सेल है वो मेगास्पोरेंजियम का पार्ट होता है। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, उसकी टाइप, एम्ब्रियोजोनी टाइप, एंडोस्पर्म की टाइप कौन सी है, इंटेगुमेंट नंबर, इंटेगुमेंट का तो आपको पता है। उसके बाद ओव्यूल की ओरिएंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, पेरिस्पर्म प्रेजेंस है या नहीं है। पेरिस्पर्म क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली साइड पर कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल मौजूद होता है, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड जो डाटा है, ये अगर आपके पास डाटा मौजूद है, इनके एविडेंस, इनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो क्लासिफिकेशन में आसानी आ जाती है। क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी का जो डाटा आपको मिलता है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि चीज़ें आपस में सिमिलर हैं, एक आध करैक्टर का डिफरेंस है, समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पर हम एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंस ले लेते हैं। अब जनाब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एस्ट्राइडी के अंदर जो ओव्यूल है वो यूनिटैगमिक एंड टेन्यू न्यूक्लिएट है। एक तो ये फैमिलीज़ और आर्डर के नाम इतने मुश्किल होते हैं कि जब बंदा पढ़ने लगता है ना, तो ऐसे जैसे कोई अनपढ़ बंदा बैठा है जनाब, वो नाम ले रहा है, उसको नाम नहीं आ रहा। अब एस्ट्राइडी जो आर्डर है उसके अंदर ओव्यूल यूनिटैगमिक है। अब यूनिटैगमिक ओव्यूल ऐसा ओव्यूल होता है जिसके अंदर जस्ट एक एंटेगुमेंट है, और ये जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल है। टेन्यू न्यूक्लिएट अगर जब वो उसके अंदर एंटेगुमेंट ही एक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ओव्यूल उसके अंदर वन लेयर ऑफ सेल है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन मेगास्पोरोफाइट और एपिडर्मिस सेल के अंदर। अब इस बेस के ऊपर ये जिम्नोस्पर्म का करैक्टर है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब कैरियोफाइलेडी, उसके अंदर जो ओव्यूल है वो बाइटैगमिक और क्रेजी न्यूक्लिएट है। अब बाइटैगमिक का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर टू एंटेगुमेंट है, और क्रेजी न्यूक्लिएट का क्या मतलब है, क्रेजी न्यूक्लिएट का मतलब है कि मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है बिटवीन मेगास्पोरोफाइट और एपिडर्मल सेल। और अमूमन वैसे ये जो करैक्टर होता है ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। पोइनिया, जिसको सबसे पहले रेननक्लेसी फैमिली के अंदर रखा गया, बाद में इसको वहाँ से सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद एक अलग फैमिली बना दी गई, पोइनेसी। और ये देखो ना, आप फ्लोरल एनाटॉमी की बात करते हैं, मतलब कोई थोड़ा सा डिफरेंस आ गया तो फैमिली अलग होगी। इसी तरह जनाब एक्सोकार्पस है, एक्सोकार्पस को भी सेपरेट किया गया सेंटलेसी फैमिली से, और उसको एक अलग फैमिली के अंदर रख दिया गया एक्सोकार्पेसी के अंदर। अब एक्सोकार्पेसी के अंदर इसको रखा गया तो कौन कौन सी बेसिस थी, यहाँ पर देखा गया था कि पेडिसल किस तरह की, ओव्यूल नेकेड है या नहीं है, या पोलन चेम्बर मौजूद है या नहीं है। तो इस बेस के ऊपर ये जो एक्सोकार्पस है इसको एक्सोकार्पेसी फैमिली के अंदर रख दिया गया। उसके बाद जनाब कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं जो कि साइटोलॉजी के रिलेटेड होते हैं। अब सवाल ये है कि साइटोलॉजी के अंदर जिन चीज़ों की स्टडी की जाती है, साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल और उनके सेल वाल की, उसकी इंटरनल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की जाती है। और
बेसिकली ये जो साइटोलॉजी है ये सेल की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की स्टडी है। अब यहाँ से जो हमें एविडेंस मिलते हैं उनमें हम देखते हैं क्रोमोसोम के नंबर, आप उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने सेकंड ईयर के अंदर भी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, आपने बीएससी बॉटनी पेपर BC के अंदर भी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। क्रोमोसोम का माइटोटिक बिहेवियर कैसा है, अब्रेशन जब उसमें कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाती है तो क्या सीन है। अब ये सारा डाटा भी क्लासिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर जो एक मेजर एग्जांपल है, मैं सिर्फ उसी की तरफ चलता हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जनाब एक मेंबर है, एक फैमिली है एगावेसी फैमिली। अब किया क्या गया, एक मेंबर है अगेव फ्राम अमेरलाइडेसी फैमिली और एक यूका फ्राम लिलिएसी फैमिली। अब दो डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनको वहाँ से उठाया गया और उनको एक फैमिली एगावेसी के अंदर रख दिया गया। क्योंकि यहाँ पर कैरियोटाइप की स्टडी करनी होती है, जैसे कि एगावेसी फैमिली है ना, तो यहाँ पर क्या 5 लार्ज और 25 स्मॉल क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो इनकी बेस के ऊपर भी, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, क्रोमोसोम के नंबर की बेस के ऊपर, क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है उसकी बेस के ऊपर भी फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं वो अलग हो जाते हैं। एक ही फैमिली के अंदर अगर मेंबर्स हैं उनका कैरियोटाइप उसकी अरेंजमेंट में फ़र्क आ रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट आर्डर बन जाते हैं, मीन क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है। आगे बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री की। फाइटोकेमिस्ट्री सबसे एक फेमस आप क्या लो पार्ट है साइंस का, कि आप प्लांट के अंदर केमिकल्स की स्टडी करते हैं और उन केमिकल की बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो आपको यहाँ पर कीमोटेक्सोनोमी, जब आप केमिकल देखते हैं ना, यहाँ तो आप देखेंगे कि कंपाउंड जो प्लांट के अंदर है उनका पैटर्न क्या है पूरे प्लांट के अंदर। यहाँ आप प्लांट के पार्ट के अंदर जैसे बार्क, वुड, लीव, रूट, स्टेम है, इनके अंदर जो कंपाउंड है इनका पैटर्न क्या है। जो मेजर कंपाउंड हैं जिनकी केमिस्ट्री आपने देखनी होती है वो फ्लेवोनाइड, टर्पिनाइड, कैरोटीनाइड है, पॉलीसेकेराइड, अल्कोलाइड है, फैटी एसिड है, ढेर सारे कंपाउंड हैं जिनकी बेस के ऊपर जनाब वालिया आप क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बात जनाब याद रखिएगा कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो जो आपको प्लांट मिलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी तकरीबन सिमिलर होते हैं। अब केमिकल सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि ये पौधा इसकी मॉर्फोलॉजी सेम है तो ये पाए जाने इसके अंदर केमिकल या कंपाउंड जो वो एग्जैक्ट वही हैं, नहीं, वो उसी की फैमिली के हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर आपने केमिस्ट्री BSc याद हो तो कंपाउंड की भी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड फैमिली से बिलोंग करता है, एसिटिक एसिड है, मतलब एसिड फैमिली में भी डिफरेंट कंपाउंड हैं तो वो फैमिली सेम हो सकती है, मतलब उनकी केमिस्ट्री सेम हो सकती है। अक्सर ये लोग समझते हैं जनाब, बच्चे भी कंसेप्ट ख़राब कर देते हैं कि वो कहते हैं जी मॉर्फोलॉजी सेम है, उसके जो कंपाउंड है वो भी सेम है। नहीं भाई, केमिस्ट्री सेम है। केमिस्ट्री सेम का मतलब है कि अगर वो कंपाउंड है तो वो उसी फैमिली के साथ किसी और कंपाउंड होगा लेकिन फैमिली वही होगी। जैसे कि पाइनस पौधा है, पाइनस पूरी उसकी जो स्पीशीज़ हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टर्पेंटाइन है। एक अगर मेंबर है पाइनस का तो उसके अंदर टर्पिनाइड कोई और है, दूसरे के अंदर टर्पिनाइड कोई और है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री तकरीबन सेम है। इसी तरह फैमिली अल्मेसी है, अल्मेसी के अंदर तकरीबन जनाब 80 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट है अल्मेसी के अंदर, जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया फ्लेवोनाइड की बेस के ऊपर 1978 में। अब यहाँ पर जो ईयर्स या नेम है ना वो बाकायदा रिसर्च पेपर के रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम कह रहे हैं कि अल्मेसी के अंदर ज़्यादातर जो प्लांट है वो फ्लेवोनाइड की बेस के ऊपर डिस्कस किए गए। अब उनके अंदर मेजॉरिटी जो प्लांट है उनके अंदर फ्लेवोनोल है, फ्लेवोनाइड से बिलोंग करता है, और कुछ के अंदर ग्लाइकोफ्लेवोनोल्स है। अल्मेसी के अंदर अगर फ्लेवोनाइड की बात कर रहे हैं हम तो ज़्यादा पौधों के अंदर फ्लेवोनोल है और कम पौधों के अंदर ग्लाइकोफ्लेवोनोल है। मज़े की बात ये है कि जो अच्छी क्लासिफिकेशन है वहाँ पर बताया गया है कि जो अल्मेसी है उसके उनको दो सब फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया, अल्माइडी के अंदर और सेल्टॉइडी के अंदर। अल्माइडी के अंदर फ्लेवोनोल थे और सेल्टॉइडी के अंदर ग्लाइकोफ्लेवोनोल थे। अब इन फ्लेवोनाइड की बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप फैमिली को सब फैमिली में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जनाब लास्ट बच जाता है ज्योग्राफिकल एविडेंस इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी,
कि ज्योग्राफिकली कुछ एविडेंस आपको मिलते हैं टेक्सोनोमी में या नहीं मिलते। अब आपने यहाँ पर मैंने अब इसकी डिटेल नहीं दी, उसकी वजह ये है कि जब आपने एक कोर्स जो बायोडाइवर्सिटी वाला हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर जब आप मैकेनिज़्म ऑफ स्पेसिएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ डार्विन की एग्जांपल गलापागोस फिंचेस की दी थी। तो वहाँ पर हमने ये बात की थी कि डिफरेंट फिंचेस थी, वो सिर्फ उनका ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होता गया तो उनके अंदर चेंजेस आती गई, आप उनकी क्लासिफिकेशन में भी थोड़ा आगे पीछे होते गए। तो आप वहाँ से ये जो ज्योग्राफिकल एविडेंस इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी है, यहाँ पर आप वो वाला जो आपने बायोडाइवर्सिटी के अंदर डाटा रखा था, वहाँ पर जो आपने पढ़ा था, आप उस डाटा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये वाला भी आपका लेक्चर कंप्लीट है। तो यहाँ पर जनाब टेक्सोनोमिक एविडेंस हमारा कंप्लीट है। टेक्सोनोमिक एविडेंस क्या था और उसकी डिफरेंट टाइप्स है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने अब कंप्लीट कर ली है। तो मेरे ख्याल से आपके ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ें रह गई हैं, इनके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी अगर कोई रह गई हैं पढ़ाते, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है, तो वो चीज़ें आप खुद भी सर्च कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन आप समझते हैं कि अगर डाटा कम है तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब आप माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।